हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, हमारा जो अकाउंटिंग कोर्स चल रहा था उसमें जो टॉपिक हम देख रहे थे वो था हाउ टू रीड बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने क्या क्या देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि सर सिर्फ टर्नओवर और प्रॉफिट ये नहीं डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी लॉस में चल रही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ टर्नओवर या जो उसका प्रॉफिट होता है वो डिसाइड नहीं करता है। उसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट को भी एनालाइज करना आना चाहिए और उसमें हमने ये देख लिया था कि कैसे करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट को एनालाइज किया जाता है। उसके अलावा भी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा नेट वर्थ के बारे में। सुना होगा ना कि कंपनी का नेट वर्थ काफ़ी अच्छा है। तो नेटवर्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं। हाँ, तो ये नेटवर्थ क्या होती है किसी भी कंपनी की। बहुत इजी चीज़ है। देखिए, सारे के सारे एसेट साइड में जो भी हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हों, चाहे वो नॉन करंट एसेट हों, चाहे वो करंट एसेट हों, इन सबको ऐड कर लीजिए और इनमें से क्या माइनस करना है। इसमें से माइनस करना है सर करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो फॉर्मूला क्या बना, ऑल एसेट माइनस आउट साइड लाइबिलिटीज। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में सारी ही चीजें सर आ गई। आउटसाइड लाइबिलिटीज में सारी चीजें आ गई, चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो। तो सारी एसेट को जोड़ लीजिए, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब कंपनी के बाहर क्या क्या किसको किसको पे करना है उसको कर दीजिए लेस। जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं नेटवर्थ। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म की, तो ये जो कैपिटल का पोर्शन होता है इसको आप कह सकते हो ये है नेटवर्थ। कंपनी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अभी आगे देखेंगे, उसमें रिजर्व्स वगैरह भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर छोटी फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो कैपिटल है यही होती है क्या, नेटवर्थ। तो यहाँ तो हम सीधे सीधे कैपिटल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है किसी कंपनी की कि क्या कैपिटल है या क्या नेटवर्थ है, तो कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास उस कंपनी की एसेट है और उस कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं तो आप उसकी नेटवर्थ आराम से निकाल सकते हो। सारी एसेट को ऐड कर लीजिए, माइनस कर दीजिए जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। कई बार ऐसा भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ये ऑनलाइन अपलोड करती हैं। तो अगर वो आपको नेटवर्थ ना भी बताएं तो आप इस फॉर्मूले के यूज़ करके नेटवर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न। इस तरीके से हमें बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। अच्छा, ये तो सर बात हो गई प्रोप्राइटरशिप फर्म की। आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो, ठीक है, तो कई लोग तो खुद ही पैसा लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में, और कुछ लोग क्या करते हैं, किसी ब्रोकर किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो आपके पैसे को सही कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो वो सही कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न देगी। तो उसके लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका अपना फॉर्मेट होता है। किसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो बेसिकली ये फॉर्मेट कैसा होता है, वर्टिकल होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, इस तरफ डेबिट इस तरफ क्रेडिट। बैलेंस शीट में
इस तरफ लायबिलिटीज, इस तरफ एसेट। लेकिन कंपनीज एक्ट की जो फॉर्मेट है उसमें इस तरीके से नहीं होता है। तो मैंने ओपन कर रखा है कंपनीज एक्ट का। मैं ये जो फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट का, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। ये आपको काम आएगा। कहाँ पर काम आएगा? ये आपको काम आएगा जब आप किसी कंपनी, अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कंपनी है, जब उसके आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो फॉर्मेट है, इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आइए अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, उनका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे ऊपर तो यहाँ नाम रहता है, सिन नंबर वगैरह रहता है कंपनी का। और ये क्या है? ये एड्रेस नहीं है, गौर से पढ़िए, लिखा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपकी नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। 10,000 तक पहुंचा दो सब्सक्राइबर्स। ठीक है, 6,000 होने वाले हैं, 10,000 का टारगेट है। कैसे होंगे सर? आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो हो जाएगा, है ना? बहुत इजी है, नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर भी करते रहेंगे। किससे? जो हमारा प्रोप्राइटरशिप का है उससे हम लोग इसको कंपेयर भी करते रहेंगे कि क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है, तो आइए फटाफट, बिल्कुल डिले नहीं करते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, ये जैसे कि भी बताया, ये वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और इसमें हमें देना पड़ता है नोट्स। जो नोट्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। अगर आप कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट बना रहे हो तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप बिना नोट्स को देखे किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को समझ ही नहीं सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए यहां पर आप देखोगे तो नोट का नंबर लिखा हुआ है 20, 21, 22, और उसके सामने आ जाएगी फिगर्स। तो यहां पर सिर्फ क्या होती है, फाइनल फिगर्स आती हैं। जैसे अगर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट देखो या प्रॉफिट एंड लॉस देखो, तो यहां पर क्या है, हम लोग यहां पर इंडिविजुअली जाकर के फिगर को एंटर कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है ना? ऐसा ही होता है ना नॉर्मली। लेकिन कंपनीज एक्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे बैलेंस शीट हो, डायरेक्ट फिगर नहीं आती है। हमें फिगर कहां पुट करनी होती है? ये देखिए नोट्स बने हुए हैं, नोट्स 1 to 9, नोट्स 10 to 19 एंड 20 से 27, यानी नोट नंबर 1 से लेकर 27। आपको क्या करना है, इन नोट्स में जाके फिगर पुट करनी है, और ये फिगर ऑटोमेटिक उठ के कहाँ आ जाती हैं? चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो तो यहां पर आ जाएंगी, और ये है बैलेंस शीट में। तो सपोज आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट आई और उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस खोला, और उसमें आपने देखा कि या भाई यहाँ पर तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है और कोई फिगर लिखी हुई है। अब आपको नहीं पता चलेगा ये जो फिगर है ये ट्रेडिंग की इनकम है कि सर्विस प्रोवाइडर है कि मैन्युफैक्चरर है कि रेंटल इनकम है, ये है क्या? तो इसके लिए आपको रेफर करना है नोट 20। कहाँ पर है सर नोट 20? तो हम जाएंगे नोट्स के ऊपर, ये नोट्स 20। अब जब आप ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाइफरकेशन मिलेगा कि ये सेल ऑफ प्रोडक्ट है कि सेल ऑफ सर्विस है कि अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। आप यहाँ पर फिगर को एंटर करोगे और वो फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। सर कैसे आ जाएगी? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? आइए थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना बता देते हैं। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है इक्वल, और जिस भी सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है वहां जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये रहा टोटल इसका, और करना है क्या? एंटर। ये लग गया फॉर्मूला। अब देखिए सपोज मैं प्रोडक्ट की सेल कर रहा हूं 2 लाख, मैं सर्विस भी देता हूं, सर्विस मैं देता हूं 1.5 लाख का, और मेरा कुछ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी है 25,000 का।
टोटल 3,75,000। आइए प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां पर आ रहा है 3,75,000। तो अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे तो लिखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप देखोगे 3,75,000। अब आप सोचोगे ये पूरा पैसा किसका है, क्या ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या ये सर्विस दे रहे हैं, क्या कोई अदर भी इनकम हो रही है। तो अगर आपको इसका बाइफरकेशन जानना है तो नोट्स में जाना ही पड़ेगा। जैसे ही आप नोट्स में जाओगे तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, अच्छा सेल ऑफ प्रोडक्ट 2 लाख की है, सर्विस 1.5 लाख की है, अदर रेवेन्यू 25,000 के हैं। तो ये रोल होता है कंपनी की बैलेंस शीट में नोट्स का। तो नोट्स क्या होते हैं, नोट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नोट्स होते हैं उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट ही माना जाता है। ठीक है, अच्छा सर, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, अदर टोटल इनकम यहां पर आ जाएगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा। उसके अलावा देखिए परचेज, स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप ट्रेडिंग करते हो सेल परचेज तो यहाँ पर आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पर आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 23 नंबर, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 23 नंबर में। आइए देखते हैं 23 नंबर क्या कह रहा है हमसे। अब देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं, सैलरी वेजेस आ जाता है, आप जो पीएफ वगैरह डिडक्ट करते हो कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी से वो आ जाएगा। ईसॉप का जो ऑप्शन वगैरह देते हो कि आपके जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कंपनी के शेयर परचेज कर लें, तो वो सारी चीज़ें। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जो होता है वो आप यहाँ पुट करोगे तो उसकी जो फाइनल फिगर होगी वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगी। फाइनेंस कॉस्ट सर क्या होती है, आपने अगर लोन ले रखा है किसी फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए, फर्नीचर परचेज करने के लिए या ऑफिस को बनवाने के लिए, तो जो लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे दैट इज कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हम सबको पता है क्या होता है, अदर एक्सपेंस। अब आप देखो कितने एक्सपेंस आपके सामने हैं यहाँ पर, एक तो परचेज आ गया है, इन्वेंट्री आ गया है, सैलरी वेजेस ये सब आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है, डेप्रिसिएशन आ गया है। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं एक बिजनेस में वो सारे अदर एक्सपेंस में जाएंगे। और नोट्स का नंबर क्या है 25। तो अब मैं रेफर करूंगा 25 में और 25 में आऊंगा, जितने भी खर्चे हैं वो सब मैं यहाँ लिखता चला जाऊंगा और उसकी फिगर मैं यहाँ पर डालता चला जाऊंगा। तो अदर एक्सपेंस में बाकी सारे एक्सपेंडिचर कवर हो जाएंगे। और सर उसके बाद रेवेन्यू में से खर्चा हटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा आएगा सर, बिफोर एक्सेप्शनल्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब जो एक्सेप्शनल आइटम है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको लेस करने के पहले। अब सर ये क्या होता है एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इनको मतलब इसका मतलब क्या है, फटाफट ये देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है मतलब कोई ऐसा आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया या लॉस हो गया जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। अचानक से आपका स्टॉक रखा हुआ था उसमें आग लग गई है ना, अचानक से आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका बहुत भयानक तरीके से प्राइस गिर गया। कोई आप कोई टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हो बट आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई और आप कोई परचेस कर ही नहीं रहा है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी बंद करनी पड़ गई। इस तरीके के जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। ठीक है सर, और जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है सर, ये नाम से ही पता चल रहा है एक्सेप्शनल है। ठीक है, ये है तो हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड ही हो लेकिन ये रेगुलर नेचर में नहीं होते हैं, कभी साल 2 साल 5 साल में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया। और ये नॉन रेकरिंग होते हैं, अगर एक बार बाय चांस ये हो भी गया इवेंट तो बार बार नहीं होता है। जैसे इसमें होता है कोई मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन, कि अब जैसे हम मोबाइल भी बनाते हैं लैपटॉप भी बनाते हैं, तो अब हम लैपटॉप नहीं बनाएंगे सिर्फ मोबाइल बनाएंगे।
ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस, ठीक है। तो ये रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, होते बिजनेस से ही रिलेटेड हैं लेकिन बार बार नहीं होते हैं। तो ये होते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। तो अभी जो प्रॉफिट आया है वो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले का है। तो अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो उसको लेस कर दीजिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो लेस हो जाता है। फिर प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आप लोगों ने शायद कभी सुना भी होगा, पीबीटी। सुना होगा आप लोगों ने पीबीटी, है ना। अच्छा, जब इसमें हम लोग टैक्स को लेस कर देते हैं तो फिर क्या आ जाता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन। जो आपका ऑपरेशन है उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा पीएटी, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद ये कह रहा है कि जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उससे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो लिख दीजिए, अगर उससे रिलेटेड कोई टैक्स का एक्सपेंस है तो वो लिख दीजिए। तो ये जब हटाने के बाद फिर जो आएगा वो आएगा हमारा फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आ गया प्रॉफिट। अब ये सर क्या आ रहा है, अर्निंग पर शेयर, और ये क्या है, बेसिक डाइल्यूटेड। ये क्या है, बेसिक सबसे पहले समझ लीजिए। अर्निंग पर शेयर मतलब अगर आपकी टोटल अर्निंग हो रही है, सपोज रिलायंस कंपनी की टोटल अर्निंग है 30 लाख और उसके टोटल शेयर हैं वो हैं सपोज 1 लाख, तो पर शेयर कितनी इनकम हो रही है एक शेयर पर, तो आप मुझे क्या बताओगे, सर 30 रुपीज। 30 रुपीज सर, एक शेयर पर 30 रुपए की अर्निंग हो रही है। तो जब आप किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, ठीक है, बड़ी कंपनी की, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसकी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी है ये आपने पहले देखनी है। अच्छा सर, ये डाइल्यूटेड क्या होता है, इसको बाद में भी समझेंगे, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अभी बाद में समझेंगे कि डाइल्यूटेड जो ईपीएस होती है वो कैसे निकालते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये होती है ईपीएस। अच्छा, सबसे बड़े बड़े जो फ्रॉड होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में जिसका जिक्र किया था, सत्यम कंप्यूटर, उसका जो फ्रॉड हुआ था वो ईपीएस को बढ़ा के किया गया था। फेक इनवॉइस, फेक प्रॉफिट, जब फेक प्रॉफिट आया तो अर्निंग पर शेयर जो आई वो भी फ्रॉड आई। तो लोगों ने जब बैलेंस शीट देखी तो लगा अरे वाह क्या कंपनी है, इतनी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर, लेकिन एक्चुअल में वो सब कुछ फेक था, सिर्फ पेपर पे था, एक्चुअल में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो उस समय जो इनकम टैक्स में या जो सिस्टम में कमियां थी, सत्यम कंप्यूटर्स के ओनर्स ने अच्छे से उसका फ़ायदा उठाया और लगातार फ्रॉड करते चले गए। 2009 में जाके जब इनकी पोल खुली तो पूरा भारत सन्न रह गया। रातों रात इतनी बड़ी कंपनी के शेयर रातों रात 90%, 95% से नीचे गिर गए, लाखों लोगों का पैसा डूब गया। ठीक है, इसके बारे में और डीप में बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे करना है आपको एनालाइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब बच रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हों और वीडियोस पसंद आ रहे हों तो यार लाइक करो। 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है हम लोगों को। सर कैसे होगा, सर आप लोगों की वजह से ही होगा। आप करोगे सब्सक्राइब, बढ़ जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।